हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 8 एनसीईआरटी का साइंस का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रेंड होते हैं या फो होते हैं, मतलब ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमको पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या माइक्रोब्स बोलते हैं, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है और इसको हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि रेनी सीजन में जो मॉइस्ट ब्रेड होती है वो स्पॉइल्ट हो जाती है और उसके सरफेस के ऊपर एक ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो गया है। और इसको हम इन सारे पैचेस को अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो हमको ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, छोटे छोटे। वो ही सारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो, Activity 2.1, collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of the water from the beaker under a microscope. What do you see? Take a few drops of the water from a pond, spread on the glass slide and observe through a microscope. ठीक है, तो आपको छोटे छोटे क्या दिखेंगे, इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है वाटर एंड सॉइल का, आपको इसमें टीनी टीनी ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं साइज में कि हम इसको अनएडेड, मतलब नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो फंगस ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है उसको हम किससे देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। तो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम किससे देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो बैक्टीरिया हुआ, फंगाई हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, एल्गे हुआ, ये सब क्या होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2.1 से फिगर नंबर 2.4 में दिए हुए हैं। देखो ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये ऊपर वाले जो है ये क्या है, ये बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे जो है ये है एल्गेई होते हैं, ये प्रोटोजोआ होते हैं, क्लियर। उसके बाद उसके नीचे ये ब्रेड मोल्ड है, मतलब जो ब्रेड खराब होती है ना उस पे ऐसे मोल्ड्स पाए जाते हैं। फिर ये पेनिसिलियम और एस्पेरिगिलस, ये सब क्या होते हैं, फंजाई होते हैं, ठीक है। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स होते हैं, क्लियर। उसके बाद अच्छा, वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस भी जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब ये खुद से ग्रो नहीं कर पाते, इसको एक होस्ट की जरूरत होती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, किसी के भी अंदर सेल में जाके रिप्रोड्यूस होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। जैसे कॉमन कॉमन वायरस कौन कौन से हैं, कोल्ड हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, मोस्टली जो कफ होता है वो सब किससे होता है, वायरस के वजह से होता है। कुछ सीरियस डिसीज भी होती है वायरस की वजह से, जैसे पोलियो हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, और अभी सबसे जो सीरियस बीमारी चल रही है, डिसीज चल रही है वायरस की वजह से, वो है कोविड, ठीक है। तो कोरोना वायरस भी क्या है, एक वायरस है जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस होती है, ठीक है। अब डिसेंट्री डिसीज हुआ, मलेरिया हुआ, ये सब किसके वजह से होता है, प्रोटोजोआस की वजह से होता है। जबकि जो टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस होता है ये बैक्टीरियल डिसीज होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, क्लियर। ये सब मैंने आपको बता दिया बैक्टीरिया के डायग्राम। अब देखो ये वायरस होते हैं, ये वायरस होते हैं, इसलिए आपको जो कोरोना वायरस होता है ना उसमें भी ऐसे आपको स्पाइक्स प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो वायरस होते हैं उनमें स्पाइक्स होते हैं, जैसे ये स्पाइक्स हो गए या फिर इस टाइप के स्पाइक्स हो गए। तो ये स्पाइक्स आपको वायरसेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, तो ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया की तरह ही। कुछ एल्गे, कुछ प्रोटोजोआ, और ये मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, सच एज मैनी एल्गे एंड द फंगाई, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गे और प्रोटोजोआ की तरह, और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं बहुत सारी एल्गे और फंगाई की तरह। और ये ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं और हॉट स्प्रिंग क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, ठीक है। ये डेजर्ट में भी रह सकते हैं और ये मार्शी लैंड्स में भी रह सकते हैं, ठीक है।
ये हमारी एनिमल्स की बॉडीज में भी पाए जाते हैं, इवन ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ग्रो हो सकते हैं, और कुछ जो होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब हमारा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेनिफिशियल्स होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, जिसके वजह से हमको क्या हो सकती है, डिसीज हो सकती है। ठीक है, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कर्ड में आपने देखा होगा वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ब्रेड में होता है, केक में होता है। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी किया जा सकता है, आज से नहीं किया जा रहा, एजेस मतलब बहुत पुराने टाइम से किया जा सकता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनवायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट से, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे वेजिटेबल पील या फिर एनिमल के रिमेन्स या फेसेस हैं, उनको उनको ये क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन करके हार्मलेस और यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो मेडिसिन बनाने के यूज में भी आते हैं, एग्रीकल्चर में ये सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने के काम में आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन की फिक्सेशन का काम करते हैं, और अगर सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो उसकी क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगी। ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने का काम करेगी। इसलिए कुछ बैक्टीरिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं। ऐसे ही जो कर्ड होता है, कर्ड को कैसे जमाते हैं, आपने देखा होगा आपकी मम्मी जो है तो थोड़ा लिटिल अमाउंट में कर्ड डालती हैं, थोड़ा सा वार्म मिल्क में, तो उसके वजह से दूसरे दिन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया इसमें प्रमोट होता है, जो कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये मिल्क में ही मल्टीप्लाई होता है और उसको कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। बैक्टीरिया जो होता है वो क्या बनाता है, चीज बनाने के काम में भी आता है, पिकल्स बनाने में भी काम में आता है, और अदर फूड आइटम्स बनाने के काम में आता है। कुछ इंग्रेडिएंट जैसे रवा हुआ, इडली हुआ, भटूरा हुआ, इन सब में कर्ड की जरूरत होती है। बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों ही हेल्पफुल होते हैं राइस के फर्मेंटेशन में और डोसा बैटर बनाने में। ठीक है, बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों को डाला जाता है। आपने कभी पिज्जा खाया होगा तो पिज्जा में जो ब्रेड बनती है वो भी ईस्ट की वजह से ही बनती है। ठीक है, फर्मेंटेशन होने की वजह से। और इनो, अभी तो लोग इनो भी यूज कर लेते हैं, तो वो सब वही होता है। जैसे कि हम अगर आधा किलो आटा और उसमें कुछ शुगर और वार्म वाटर डाल के उसमें कुछ ईस्ट पाउडर डाल देते हैं, जब हम ऐसा उसको थोड़ा सा नीड करते हैं, उसके बाद वो थोड़ी देर हम उसको रखते हैं, आधा एक घंटा, तो वो इतना फूल के ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज हुआ है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिलीज हुई है, जो ईस्ट होता है ना वो रिप्रोड्यूस होता है बहुत जल्दी जल्दी, इसके वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हैं वो ही पूरे डफ में भर जाते हैं, इसके वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होके वो फूल जाता है। ठीक है, और ये सी का यूज हम किस में करते हैं, ब्रेड्स बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में और केक्स को बनाने में करते हैं। अब कमर्शियल यूज क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज होता है, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में यूज होता है। इसके अलावा ईस्ट का प्रोडक्शन अल्कोहल बनाने में होता है, और ये नेचुरल ईस्ट जो होता है वो नेचुरल शुगर से बनता है। मतलब कैसे बनेगा, ऐसे ग्रेन्स जिसमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट है, जैसे कि बार्ले हुआ, व्हीट हुआ, राइस हुआ, क्रश्ड फ्रूट जूसेस हुआ, इन सब में ईस्ट जो होता है इसके लिए यूज किया जाता है। इन्हीं से फिर हम क्या करते हैं, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक एक्टिविटीज दी है, इसमें एक्टिविटी में क्या किया है, 500 ml बीकर फिल्ड अप विद 3/4 विद द वाटर, डिजोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ द शुगर। मतलब आपको पानी लेना है, उसमें 2 से 3 चम्मच शुगर को डाल देना है, और उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डालना है, हाफ स्पून, और इसको कवर करके रखना है किसी वार्म प्लेस पे 4 से 5 घंटे। आप उसको स्मेल करेंगे ना, आपको बहुत रॉटन स्मेल सी आएगी। ठीक है, ये जो स्मेल है वो किसकी है, अल्कोहल की है। अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो चुका है ईस्ट के द्वारा, जो शुगर था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ द ईस्ट। लुईस पास्चर जो थे उन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन को डिस्कवर्ड किया था 1857। 1857 इज द डेट, इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि इंपॉर्टेंट ईयर है, इस टाइम हमारी फर्स्ट फ्रीडम
के लिए फाइट हुआ था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। फिर मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वेन एवर यू फॉल इल, जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है। तो मेडिसिनल यूज में भी काम में आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे काम में आते हैं देखो, जो भी कैप्सूल्स होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन होता है, ये सब किससे बने होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, ठीक है। माइक्रो मेडिसिन जो होती है वो क्या करती है, किल करने का काम करती है और स्टॉप कर देती है जो भी ग्रोथ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको ग्रोथ को रोकने का काम करती है। ये जो मेडिसिन होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आजकल क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस की जाती है वो किससे प्रोड्यूस की जाती है, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस की जाती है और फंगाई से प्रोड्यूस की जाती है। कौन कौन सी हैं एंटीबायोटिक्स, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं, ठीक है। जो अगेंस्ट किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का और उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करती है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के कल्चर के ऊपर काम किया और सडनली उन्होंने ऐसा फाउंड किया कि जो स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स, ही ऑब्जर्व दैट जो जो मोल्ड प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया, फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो मोल्ड प्रिपेयर हो रहा है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से हो रहा है, और ये बैक्टीरिया होता है वो कुछ बैक्टीरिया को मार भी रहा है। तो इस वजह से उन्होंने 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बनाई थी, मोल्ड पेनिसिलिन को प्रिपेयर किया था, ठीक है। अब कुछ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो फंगाई और बैक्टीरिया के बने होते हैं। ये जो एंटीबायोटिक होते हैं उनको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है बाय स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है। और इनको वैरायटी ऑफ डिसीज को क्योर करने में भी काम में लिया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनको इवन मिक्स किया जाता है लाइव स्टॉक, जो भी लाइव स्टॉक होता है या पोल्ट्री होते हैं वहां की जो फीड होता है उसमें मिक्स किया जाता है, जिससे एनिमल्स को माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाया जा सके, ठीक है। तो बहुत सारी प्लांट डिसीज को रोकने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है आपको, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो लो एडवाइस कर, मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर अगर आपको एडवाइस करे तभी आपको लेना है, और आपको जो उसका कोर्स होता है वो कंप्लीट करना होता है जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है। अगर आप एंटीबायोटिक अननेसेसरी ले रहे हो तो वो क्या करते हैं, ये ड्रग जो होता है जब आपको सच में इसकी जरूरत होगी तब लेस इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स जो होता है उनको अननेसेसरी नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी किल कर सकते हैं हमारी बॉडी में। इसलिए एंटीबायोटिक्स however are not effective against the cold and flu as they are caused by the viruses। और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कोल्ड और फ्लू के ऊपर काम नहीं करती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं, वायरसेस को किल करने का काम नहीं करती हैं। और कोल्ड और फ्लू जो होता है वो किसके वजह से होता है, वायरसेस की वजह से होता है, क्लियर। अब वैक्सीन क्या होती है, चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स को हम वैक्सीनेशन देते हैं। कोविड-19 में हमने वैक्सीनेशन लिया है। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, हम जो डिसीज कॉजिंग वायरस है उसी का डेड फॉर्म जो होता है हम बॉडी में इम्प्लांट कर देते हैं, और बॉडी क्या करती है हमारी, उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बना लेती है। तो जब भी वो वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी को पता होगा कि कैसे उस वायरस के साथ फाइट करना है और कैसे वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना है। इस वजह से वैक्सीन क्या होती है, उसी वायरस का डेड वर्जन होता है जो हम डेलिबरेटली हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लियर, ठीक है। जब डिसीज कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी में ये क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, जो क्या करती है, जो इन्वेडर है उससे फाइट करने की कोशिश करता है। बॉडी जो होती है वो साथ में ये भी रिमेम्बर करती है कि उसने किस माइक्रोब से फाइट किया है, और अगर ये वापस से एंटर करता है तो उससे कैसे फाइट करना है ये भी बॉडी याद रखती है। तो इस वजह से जो डीड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम हेल्दी बॉडी में, तो बॉडी जो है वो फाइट और किल कर देती है इन्वेडिंग बैक्टीरिया को, और सुटेबल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। तो जब भी, और ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रहती हैं जिससे कि ये प्रोटेक्ट कर सके, कभी भी जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर होगा तो उससे हमेशा ये फाइट करने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। ऐसे वैक्सीन जो होती है वो वर्क करती है। बहुत सारी डिसीज है जैसे कि कोलेरा हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, इन सब को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन दी जाती है, ठीक है। एडवर्ड जीनर जो थे वो उन्होंने पहली बार
वैक्सीन को डिस्कवर किया था, और जो पहली वैक्सीन डिस्कवर की थी वो स्मॉल पॉक्स थी, 1798 में डिस्कवर की थी। आपने अपने चाइल्डहुड में बहुत सारी वैक्सीनेशन लगवाए होंगे अलग अलग डिसीजेस के लिए। एडवर्टीजमेंट भी आता रहता है टीवी में, न्यूज़पेपर में, कि आप अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पोलियो से। उसके लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें पोलियो ड्रॉप्स जो होती है वो एज अ वैक्सीन दी जाती है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था स्मॉल पॉक्स का, जिसमें स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट भी कर दिया गया है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जहाँ पे इसका वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। दीज डेज जो वैक्सीनेशन जो है वो लार्ज स्केल पे प्रोवाइड किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए, ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे डिसीज से। ठीक है, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, और सॉइल को एनरिच करते हैं नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन का एनरिचमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि नाइट्रोजन अगर सॉइल में प्रेजेंट रहेगा तो इसकी फर्टिलिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसलिए कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। क्लियर? अब एनवायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं कुछ माइक्रोब्स। जैसे कि हम क्या करते हैं, गार्डनर जो होता है वो मैन्योर का यूज किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, वो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, प्लांट्स के वेस्ट को, वेजिटेबल वेस्ट को, फ्रूट के वेस्ट को, हाउसेस के, गार्डन्स के, इन सबको एक पिट में डालकर वेस्ट डिस्पोजल के लिए रखा जाता है। और वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस वेस्ट को डीकम्पोज करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस मैन्योर को अगर आप क्रॉप्स में डालेंगे, अपने सॉइल में डालेंगे, तो उसकी फर्टिलिटी को क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा। अब पॉट ए में आपने क्या रखा है? सारे जो प्लांट वेस्ट वगैरह रखे हैं, और पॉट बी में आपने प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स और ग्लास बॉटल ये सारा रखा है। तो आप देखें, सॉरी, आप देखेंगे कि पॉट ए जो है उसके जो प्रोडक्ट्स है वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो चुका है और मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका है। किसकी? माइक्रोब्स की हेल्प से। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर हम इसको सॉइल में वापस डाल देंगे तो ये किसमें? प्लांट्स को वापस यूज करने में काम में आएगा। जबकि पॉट बी जो है उसमें पॉलीथीन और एम्प्टी ग्लासेस थे, जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कोई भी एक्ट नहीं किया है और इसलिए उनको कन्वर्ट नहीं कर पाया है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैन्योर में। ठीक है, अगर आप लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर को देखेंगे तो वो क्या हो जाता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स। बहुत सारे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, डिकेइंग प्लांट्स, डेड एनिमल्स होते हैं जो ग्राउंड पर होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उन डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, जो प्लांट और एनिमल का जो डी ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो सब्सटेंस है उनको वापस से कौन यूज कर लेता है? प्लांट्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, दस ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिग्रेड कर देते हैं हार्मफुल स्मेली सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में, और एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करेंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, उसकी वजह से ह्यूमन डिसीजेस भी हो सकती हैं, प्लांट्स को भी डिसीज हो सकती है और एनिमल डिसीज भी होती है। ये जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथिंग को स्पॉइल कर देते हैं, लेदर को स्पॉइल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमंस। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। कैसे? ईयर के थ्रू, एयर के थ्रू कर सकते हैं, वाटर के थ्रू कर सकते हैं और फूड के थ्रू कर सकते हैं। इनको हम ट्रांसमिट किया जा सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट विद दी। ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं? जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है? वो वायरसेस और बैक्टीरिया को कैरी करेगा, तो वो माइक्रोबियल डिसीज जो होती है वो स्प्रेड हो जाएगी इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। कैसे स्प्रेड हो जाएगी? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड की तरह, या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू भी स्प्रेड हो सकती है। ऐसी डिसीज जो स्प्रेड हो जाती है इजीली, उनको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। कोरोना वायरस क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू कांटेक्ट से फैलती है, वो इस वजह से कम्युनिकेबल डिसीज है। इस वजह से जिस इंसान को कोविड होता है उसको आइसोलेशन में रखा जाता है, जिससे वो हेल्दी पर्सन को ना लगे। ठीक है, इस डिसीज के एग्जाम्पल्स हैं कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। इसमें कोविड-19 भी आ जाएगा। ठीक है, पेंडेमिक बना हुआ है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग, जब भी कोई भी पर्सन कॉमन कोल्ड या स्नीज करता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो मॉइस्चर कैरिंग, मतलब उसमें
उसकी जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं स्नीज करने की वजह से, उस ड्रॉपलेट में बहुत सारे वायरस होते हैं और वो पूरे एयर में फैल जाते हैं, और ये अगर किसी की बॉडी में एंटर कर जाता है ब्रीदिंग के वजह से, तो उसकी वजह से उसको भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड? तो आप इस कम्युनिकेबल डिसीज का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? आप अपने नोज और माउथ को कवर करके रखें जब आप स्नीज कर रहे हैं, ठीक है, और इन्फेक्टेड पर्सन से आप दूरी बना के रखें। कोविड में क्या करते हैं, यही किया जाता है। मास्क क्यों लगाया जाता है? जिससे कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके वायरस हम तक ना पहुंचे। क्लियर? तो कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं वो कैरियर्स की तरह काम करते हैं ये माइक्रोब्स को ले जाने के लिए, जैसे कि सबसे ज्यादा होती है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई सबसे बड़े कैरियर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, गार्बेज के ऊपर बैठते हैं और एनिमल एक्सक्रीटा के ऊपर बैठते हैं, और जो पैथोजेंस होते हैं इनके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, इनकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं। जब ये जो फ्लाइज होती हैं वो अनकवर्ड फूड पे जाकर बैठती हैं, तो वहां पे पैथोजेंस को ट्रांसफर कर देती हैं, ठीक है। whoever जो भी इंसान इस कंटामिनेटेड फूड को खाता है जहाँ पे पैथोजन स्टिक हो गया है, तो वो सिक हो सकता है। इस वजह से हम कभी भी अनकवर्ड फूड को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एक और एग्जांपल है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये क्या होते हैं, ये पैरासाइट ऑफ मलेरिया को कैरी करते हैं, ठीक है। फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होती हैं वो डेंगू वायरस को कैरी करती हैं। तो दो याद रखना है आपको। पहला तो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करती है। दूसरा है, दोनों फीमेल है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये क्या कैरी करती है, डेंगू वायरस है, डेंगू बैक्टीरिया नहीं है, डेंगू वायरस के को कैरी करती है, ठीक है। दो है, दोनों फीमेल है, एक एनाफिलीज है जो मलेरिया कर लेती है, और एडीज मॉस्किटो जो है वो डेंगू फीवर करता है, ठीक है। तो ये दो है, ये आपको याद रखने हैं। अब मॉस्किटोज जो होते हैं वो कहाँ पे ब्रीड होते हैं, वाटर में ही ब्रीड होते हैं। इस वजह से कहीं पे भी आप पानी इकट्ठा ना करें, कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। मॉस्किटो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी में ही ब्रीड कर पाते हैं। अब देखो, बहुत सारी ह्यूमन डिसीज और इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस ये किससे वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये एयर में फैलने की वजह से होता है, ये सब एयर कांटेक्ट से होता है। मीजल्स भी एयर कांटेक्ट से होता है, चिकन पॉक्स भी एयर के कांटेक्ट से होता है, और पोलियो भी एयर के कांटेक्ट में होता है। लेकिन मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो ये तीनों कौन से डिसीज है, वायरल डिसीज है, और ये एयर के कांटेक्ट से फैलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए आपको, पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग हमेशा दूर रखना है, और वैक्सीनेशन देना है उसको सुटेबल एज में। अब कोलेरा और टाइफाइड ये दोनों किससे होते हैं, बैक्टीरियल डिसीज है, ये वाटर की वजह से होता है। अगर आपने कोई कंटेमिनेटेड वाटर ले लिया है तो जिसमें कोलेरा और टाइफाइड के बैक्टीरिया है, तो आपको ये हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को या कुक्ड फूड को ही कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस ए, ये वायरस की वजह से होता है, ये वाटर में होता है, तो बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन कराना चाहिए। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, मॉस्किटोज की वजह से होता है। मॉस्किटो नेट, रेपेलेंट्स ये सब यूज कर सकते हैं जिससे आप इंसेक्ट्स को रोक सकें, ठीक है। अब कॉमन डिसीज जो होती है वो ह्यूमन को अफेक्ट करती है, इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन ये सब हमने देख लिए। इसके बाद डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एनिमल्स, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स को डिसीज देते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ ह्यूमंस, प्लांट्स बल्कि एनिमल्स को भी करते हैं। तो ये सबसे पहले किसने फाइंड किया था, रॉबर्ट कॉच ने फाइंड किया था। उन्होंने बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस को डिस्कवर किया था, जिसके वजह से कौन सी बीमारी होती है, एंथ्रेक्स डिसीज होती है। इसको माउथ टू फुट डिसीज भी बोलते हैं। एंथ्रेक्स डिसीज जो होती है वो डेंजरस होती है ह्यूमन और कैटल दोनों के लिए, और ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसको फूट एंड माउथ डिसीज भी बोलते हैं। ये जो होती है वो किसकी वजह से होती है, एक वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, एक वायरस की वजह से होती है, ठीक है। फूट एंड माउथ डिसीज जो होती है वो कैटल में वायरस की वजह से होती है, और एंथ्रेक्स जो होती है वो बैक्टीरिया, बेसिलस एंथ्रेसिस ऐसे करके एक बैक्टीरिया आता है उसके वजह से होता है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर किया था। क्लियर? इसके बाद है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दी प्लांट्स। कौन कौन से डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर फ्रूट जो प्लांट्स होते हैं उनमें डिसीज
आ जाती है। ठीक है, ये डिसीज को आप, ये जो डिसीज होती है इसके वजह से जो ईल्ड होती है क्रॉप की वो कम हो जाती है, तो आपको जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो बहुत, उससे काफी कम मिलता है। अब आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इसके लिए केमिकल्स आते हैं, उन केमिकल्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इन माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। प्लांट डिसीज कौन कौन सी होती है, देखो बैक्टीरिया की वजह से होती है सिट्रस कैंकर, फिर फंगाई की वजह से होती है रस्ट ऑफ द व्हीट, और वायरस की वजह से होती है येलो वेन और मोजाइक ऑफ विंडी। ठीक है, ये एयर ट्रांसमिशन और ये जो वायरस का ट्रांसमिशन होता है वो इंसेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, अब फूड पॉइजनिंग क्या होती है, जब कभी हम स्पॉइल्ड फूड खा लेते हैं तो उसके वजह से हमको खाने के बाद वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है और हमको हॉस्पिटल जाना होता है। तो पहेली ने सुना कि फूड कैसे पॉइजन हो सकता है, उसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, क्योंकि अगर हमने स्पॉइल्ड फूड को कंज्यूम कर लिया, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो फूड स्पॉइल हो चुका है, और ऐसे फूड को अगर हम क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ है फूड सब्सटेंस में उसने उसको टॉक्सिक बना दिया है। ठीक है, पॉइजनस बना दिया है। ठीक है, इस वजह से सीरियस इलनेस भी हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फूड को प्रिजर्व करें और आप कभी भी स्पॉइल्ड फूड को नहीं ले। ठीक है, अब फूड का प्रिजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, देखो अगर ब्रेड में अनयूज्ड अंडर, अगर आपने ब्रेड को छोड़ दिया अंडर मॉइस्ट कंडीशन, तो उसके ऊपर फंगस का अटैक हो सकता है। इसके वजह से वो पूरा का पूरा जो ब्रेड है वो कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब फूड को स्पॉइल करते हैं तो वो फूड जो होता है उसमें गंदी स्मेल आती है, टेस्ट उसका खराब हो जाता है, उसका कलर खराब हो जाता है। तो हमको ऐसे फूड को कभी भी क्या करना है, कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, लेटेस्ट ही फाउंड स्पॉइल्ड एंड रॉटन, रॉटन फूड को आपको नहीं खाना है, बट शी नोट्स दैट द, बट ये मैंगो पिकल जो उसकी ग्रैंड मदर ने बनाए थे वो इतने टाइम तक स्पॉइल कैसे नहीं होते हैं। पहेली ने ऐसे पूछा कि अगर फूड 1 से 2 दिन में स्पॉइल हो जाता है तो हमारी जो पिकल्स होते हैं या फिर कोई अचार या कुछ भी बनाती है हमारी दादी माँ, तो वो स्पॉइल्ड क्यों नहीं होती है लॉन्ग टाइम तक, वो कंफ्यूज है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसे फूड को प्रिजर्व करने के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाने के लिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, वो सॉल्ट या एसिड के बने होते हैं जो हम पिकल में ऐड करते हैं, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। जैम और स्क्वैशेस जो होते हैं वो उसका भी स्पॉइल नहीं होता है, क्योंकि हम उसमें क्या यूज कर लेते हैं, देखो सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम, ये देखो दो चीजें, एक है सोडियम, सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं, और ये जेम्स में और स्क्वैशेस में भी यूज होते हैं उनके स्पॉइल होने से बचाने के लिए। ठीक है, अब प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, तो बहुत सारी जो मीट होते हैं, फिश होते हैं, इनको ड्राई सॉल्ट से कवर किया जाता है, जिससे इनके ऊपर कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो सके। सॉल्टिंग जो होती है वो आंवला, रॉ मैंगो, टेमरिंड, इन सबको भी क्या करती है, बैक्टीरिया के अटैक से प्रिजर्व करने का काम करती है। शुगर का प्रिजर्वेशन, जो जैम्स होते हैं, जेलीज होते हैं, स्क्वैशेस होते हैं, उसमें शुगर ऐड की जाती है। शुगर क्या करती है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देती है और जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है उसको भी रोक देती है। ठीक है, फिर ऑयल और विनेगर का भी यूज किया जाता है स्पॉइल से बचाने के लिए। जो हमारा पिकल होता है उसमें हम ऑयल और विनेगर को ऐड कर देते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया, ऑयल और विनेगर का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा, और वेजिटेबल, फ्रूट, फिश और मीट जो होते हैं उन सबको ऐसे ही प्रिजर्व किया जाता है। अब हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट भी होता है, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं हमारे फूड को। जैसे हम मिल्क को क्या करते हैं, पहले बॉईल करते हैं और फिर स्टोर करते हैं, तो जो बॉईल मिल्क को बॉईल करने की वजह से उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब मर जाते हैं। ठीक है, तो हमारे फूड को फिर हम रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं, लो टेम्परेचर में भी क्या होता है, माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है। व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन दी पैकेट्स नॉट स्पॉइल, जो मतलब जैसे अमूल का पैकेट आता है, वो जो दूध होता है वो स्पॉइल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो पेस्चुराइज्ड मिल्क होता है। पेस्चुराइज्ड मतलब क्या होता है, देखो जो पेस्चुराइज्ड मिल्क आता है ना, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो विदाउट बॉइलिंग, क्योंकि वो पहले से ही उसको पेस्चुराइजेशन मतलब उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके आया होता है। मिल्क को पेस्चुराइजेशन में क्या किया जाता है, पहले तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है 15 से 30 सेकेंड तक। ठीक है, और फिर सडनली उसको चिल्ड कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से उसका जो माइक्रोब्स का ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाता है। और ये जो प्रोसेस थी वो लुइस
पेस्चर ने डिस्कवर की थी, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेस्चराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब स्टोरेज एंड पैकिंग क्या होती है। अब हम क्या करते हैं, नाउअडेज हमको देखने को मिलता है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको हम एयर सील्ड पैकेट्स में आते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर माइक्रोब्स का अटैक नहीं होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमने पहले पढ़ा है क्लास 6 और 7 में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, मतलब कि पल्सेस जो होते हैं, उनमें हमको राइजोबियम मिलता है। और राइजोबियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो रहता है। जैसे कि बीन्स हो गए, पीज हो गए, इन सब में हमको क्या मिलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है, वो उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहता है। ये जो नाइट्रोजन जो होती है इसको फिक्स किया जाता है थ्रू, कभी कभी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है वो लाइटनिंग या थंडर आता है उसी के वजह से होता है। बट फिर भी आप देखते हैं कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वो कैसे कांस्टेंट रहता है उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, पूरी एक नाइट्रोजन साइकिल होती है। नाइट्रोजन साइकिल की वजह से हमारी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स रहती है 78%। तो 78% कैसे है, और ये पूरे ह्यूमन बीइंग से अर्थ से ट्रेवल करके वापस एटमॉस्फेयर में जाती है। देखो, नाइट्रोजन दो तरीके से फिक्स हो सकती है, या तो लाइटनिंग से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स होके कहाँ चली जाए, सॉइल में चली जाए, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो दो टाइप से फिर एटमॉस्फेयर में जाएंगे। या तो उनको प्लांट्स ले लें, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ में नाइट्रोजन हेल्प करता है, जो प्रोटीन्स बनते हैं वो नाइट्रोजन के ही बनते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फोटोसिंथेसिस में वो यूज कर लेते हैं नाइट्रोजन को। और इन प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स खा के वो अपना क्या निकालते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं एक्सक्रीशन की थ्रू या फिर डेथ की थ्रू। तो ये नाइट्रोजनस एनिमल्स, अब जो ह्यूमंस होते हैं वो फिर हम उनको किस क्या करते हैं, जमीन में ही डालते हैं, सॉइल में ही डालते हैं। तो वापस से ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है वो किस में आ जाता है, सॉइल में आ जाता है। फिर सॉइल से ये जो नाइट्रोजन है वो एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को गैसियस नाइट्रोजन में चेंज करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भेज देता है। ठीक है, समझ में आया। जब प्लांट और एनिमल्स डाई हो जाते हैं तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में अगेन चेंज हो जाता है, उसको प्लांट्स अगेन यूज कर सकते हैं। फिर कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस गैस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में फिक्स करने का काम करते हैं। समझ में आया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या हुआ, दो तरीके हो सकते हैं, या तो लाइटनिंग के थ्रू सॉइल में आ जाए, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है उसके थ्रू ये किस में आ जाए, नाइट्रोजन सॉइल में आ जाए। फिर सॉइल से ये किस में चला जाएगा, प्लांट्स में चला जाएगा, प्लांट से एनिमल्स में चला जाएगा, एनिमल से उनके वेस्ट या डेड बॉडी के थ्रू वापस से सॉइल में आ जाएगा। फिर सॉइल से ये जो दूसरा कुछ बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके क्या करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो ये हो गई हमारी नाइट्रोजन साइकिल, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो फिनिश होता है। देखो, वापस एक बार रिवाइज करा देती हूँ पूरा चैप्टर। हमने क्या पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्रेंडली भी होते हैं और डेडली भी होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब कुछ हो सकते हैं। ये इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने देखे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने, ये कैसे रहते हैं, ये कहीं पर भी रह सकते हैं। ठीक है, फिर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने देखा जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में काम आते हैं। कर्ड वाला जो बैक्टीरिया होता है वो भी फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। मेडिसिन की में यूज किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, अल्कोहल के प्रोडक्शन में, वाइन के प्रोडक्शन में, एसिटिक एसिड के। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन का यूज किया था बैक्टीरिया को यूज करके। क्लियर, ये हम लोगों ने देखा। फिर हमने देखा कि जो वैक्सीन होती है वो कैसे बनाई जाती है, हमारी बॉडी फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है माइक्रोब से फाइट करने के लिए। अगर हम इसी माइक्रोब का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसी का डेड वर्जन हमारी बॉडी में एंटर कर दे तो हमारी बॉडी क्या कर देती है, उससे एंटीबॉडीज बना लेती है और हमको एक्चुअल डिसीज से प्रिवेंट करने का काम करती है। पहली जो वैक्सीन बनाई थी वो एडवर्ड जीनर ने बनाई थी स्मॉल पॉक्स की 1798 में। ठीक है, अब हम लोग बहुत सारी वैक्सीनेशन ड्राइव अभी हमारी इंडिया में चल रही है, कोविड-19 वैक्सीनेशन। अब ये जो बैक्टीरिया होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी को एनहांस करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। क्लियर,
उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं, और इसमें से कुछ कम्युनिकेबल डिसीज भी होती हैं। और फिर हमने देखा कि कैरियर्स होती है, सबसे बड़ी हाउस फ्लाई जो होती है वो कैरियर्स होती है, उसमें से फीमेल एंडोफिलीज मॉस्किटो और फीमेल एडिस मॉस्किटो। एनोफिलीज मॉस्किटो क्या होता है, मलेरिया कॉज करता है, और एडिस मॉस्किटो होता है वो डेंगू फीवर को लेकर आता है। क्लियर, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद ठीक है, अब जो बच्चे यूपीएससी एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्लास 8 9 10 के बच्चे भी अगर आप इसको देख रहे हैं, तो आपको ये टेबल जरूर याद रखनी है कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, मीजल्स जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, कोलेरा जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये आपको जरूर याद रखना है। क्लियर। उसके अलावा फिर हमने देखा प्लांट्स में भी कुछ डिसीज होती हैं। फूड पॉइजनिंग हमने देखा, उसके लिए हम फूड प्रिजर्वेशन या प्रिजर्वेटिव्स को यूज करते हैं। सॉल्ट भी एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, ठीक है। शुगर भी यूज होता है, ऑयल एंड विनेगर भी यूज होता है। उसके अलावा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट हम करते हैं, स्टोरेज और पैकिंग भी हमको क्या करता है, हेल्प करता है। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमने देखा नाइट्रोजन साइकिल होती है पूरी की पूरी, जिसमें जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं या पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में, और सॉइल से ये जो नाइट्रोजन होती है वो वापस प्लांट्स में जाती है। प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, और एनिमल्स नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं अपनी बॉडी से, या फिर उनकी डेड बॉडी से भी नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, वो वापस सॉइल में आ जाता है, और फिर सॉइल से वापस एक बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को नाइट्रोजन में वापस कन्वर्ट करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भेज देते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। और अगर आपको और सारी एनसीईआरटी भी देखनी है, क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की भी समरी मैंने बनाई हुई है, वो भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। चैनल का नाम है शिवी सिंघल, उसमें अलग अलग लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। जो बच्चे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की भी मैंने पूरी समरी वीडियोस बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। क्लियर।